आज हम कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर वायुमंडल का संगठन एवं संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल को किस रूप में परिभाषित करें। पृथ्वी के चारों तरफ कई 100 किलोमीटर से हजारों किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके साथ टिका हुआ है। पृथ्वी का वायुमंडल जो है वो बहुस्तरीय गैसीय आवरण है और जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पृथ्वी की सतह से संबंध है। वायुमंडल का जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि ये जैसे हमने पढ़ा कि एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त है तथा प्राकृतिक पर्यावरण एवं जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण संगठक है, कंपोनेंट है। क्योंकि जीवमंडल के सभी जीवधारियों के लिए अस्तित्व के लिए इससे सभी आवश्यक गैसें, ऊष्मा तथा जल प्राप्त होता है। वायुमंडल जो सूर्य से आने वाली तरंगें विकिरण हैं उनको छाड़ने का कार्य करता है तथा ये पराबैंगनी शोरिक विकिरण का अवशोषण करता है और इस प्रकार हानिकारक जो तरंगें हैं उनको पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकता है और धरातल को अत्यधिक गर्म होने से बचाता है। एक अनुमान के अनुसार सागर तल से 16 से 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल की ऊंचाई का अनुमान किया गया। वायुमंडल में भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाएं तथा मौसम एवं जलवायु के तत्वों ने जीवमंडल में पौधों व जंतुओं के उद्भव, विकास एवं वृद्धि को सदैव प्रभावित एवं नियंत्रित किया है। जीवमंडल के संगठक जैसे जैविक संगठक और अजैविक संगठक तथा वायुमंडल के संगठकों के मध्य अंतरक्रियाएं होती रहती है और मौसम व जलवायु में प्राकृतिक कारणों से स्थानीय, प्रादेशिक एवं भूमंडलीय स्तरों पर मंद गति से सहज परिवर्तन होते रहते हैं। परंतु मनुष्य ने अब वायुमंडल के संगठन और संरचना में त्वरित परिवर्तन मनुष्य की गतिविधियों के कारण होने लगे हैं और उसके कारण मौसम एवं जलवायु में त्वरित परिवर्तन की संभावनाएं हुई है। ये जैसे वायुमंडलीय प्रदूषण तथा वायुमंडल के रासायनिक संगठन में परिवर्तन, भूमंडलीय तापवृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन, जिस कारण पारिस्थितिकीय संतुलन तथा पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में व्यवधान उत्पन्न हुए हैं। वायुमंडल की इन सब कारणों से वायुमंडल की विशेषताओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसा कि हमने वायुमंडल की परिभाषा में देखा कि पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके साथ टिका हुआ है। और अब हम संगठन की बात करें तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हवा क्या है, हवा किसे कहते हैं। कई बार भूगोल के विद्यार्थी को पूछ लिया जाता है कि हवा क्या है। तो हवाएं विभिन्न गैसों की यांत्रिक सम्मिश्रण को हवा कहते हैं। इस प्रकार हम आगे देखते हैं कि वायुमंडल 3 आधारभूत संगठनों से मिलकर बना है, जो हैं गैस, जलवाष्प तथा एरोसोल। सर्वप्रथम हम गैस की बात करें तो 2 प्रकार की गैसें द्वारा वायुमंडल की गैसीय रचना हुई है और इन्हें 2 भागों में बांटते हैं, स्थिर या स्थायी गैसें तथा परिवर्तनशील गैसें। वायुमंडलीय गैसों का अध्ययन 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, जबकि 1752 में कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की गई। इसके बाद में 1772 में रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की तथा इसका नाम मैफेटिक एयर दिया। ऑक्सीजन की खोज और उसका अध्ययन जोसेफ प्रिस्टली द्वारा किया गया। अंतिम गैस ऑर्गन की खोज 1874 में की गई। वायुमंडल की गैसीय संरचना में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन 78.1% तथा ऑक्सीजन 20.9% का सबसे अधिक योगदान है। इसके बाद में ऑर्गन 0.9% है। वायुमंडल के गैसीय संगठन में गैसीय नाइट्रोजन, आणविक नाइट्रोजन तथा आर्गन का सम्मिलित योगदान 99% है। स्थिर गैसें
या स्थायी गैसें। स्थायी गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन। स्थायी गैसों से तात्पर्य है कि इनका जो वायुमंडल में संगठन है, इनकी जो मात्रा है वो निश्चित है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक निचले वायुमंडल में स्थिर या स्थायी गैसों का अनुपात स्थिर रहता है। स्थिर गैसों में नाइट्रोजन का सर्वाधिक परसेंट है, परंतु ये अन्य गैसों के समान सक्रिय नहीं है। नाइट्रोजन जीवमंडल में सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह एमिनो एसिड का आवश्यक अंश होती है। इसी से एमिनो एसिड प्रोटीन का निर्माण होता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में विभिन्न रूपों में मिलती है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, आणविक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, एमिनो, अमोनिया, नाइट्रस एसिड इत्यादि। नाइट्रोजन का वायुमंडल गैसों में सर्वाधिक भाग होता है, परंतु जीवित जीव इसे प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण नहीं कर सकते, बल्कि पौधे मिट्टी से अपनी जड़ों से नाइट्रोजन को अमोनियम नमक के रूप में प्राप्त करते हैं और जंतु नाइट्रोजन पौधों एवं उनके उत्पादों के भक्षण द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। जीवमंडल में नाइट्रोजन का चक्र होता रहता है, जो विभिन्न चरणों में संपादित होता है। जैसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टियों में स्थानांतरण तथा स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन का खनिजीकरण तथा नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रोजन का पौधों में तथा पौधों से मानव सही जंतुओं में स्थानांतरण होता है और डीनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया तथा नाइट्रोजन का वायुमंडल में पुनरागमन। दूसरी जो प्रमुख गैस है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रासायनिक दृष्टि से देखें तो अत्यधिक सक्रिय गैस है, क्योंकि ये गैस जीवमंडल के अधिकांश तत्वों में आसानी से मिल जाती है। ऑक्सीजन जीवित पदार्थों में 70% एटम का निर्माण करती है और कार्बोहाइड्रेट्स, वसा तथा प्रोटीन के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आणविक ऑक्सीजन सामान्य रूप से निचले वायुमंडल में 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है, जबकि विघटित ऑक्सीजन ओ आणविक ऑक्सीजन परत से ऊपर 60 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलती है। ऑक्सीजन का निर्माण स्वपोषित स्थलीय हरे पौधों एवं सागरीय फाइटोप्लैंक्टन द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होता है। विभिन्न जो खनिज हैं वो ऑक्साइड के न्यूनीकरण द्वारा भी कुछ ऑक्सीजन का जनन करते हैं। ऑक्सीजन का उपभोग मानव सहित पशुओं द्वारा श्वसन एवं जीवाश्म ईंधनों एवं लकड़ी के जलाने में होता है। इसके बाद में हम ऑर्गन 0.9%। इस परिवर्तनशील गैसें हैं, उनमें परिवर्तनशील गैसों में मुख्य रूप से जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, मीथेन इत्यादि हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं जलवाष्प। जलवाष्प का मौसम संबंधी अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि वर्षण के सभी रूप, चाहे वो ठोस रूप में हिमपात, ओलावृष्टि या उपलवृष्टि हो, पाला हो, या तरल रूप में ओस, कूड़ा, वर्षा इत्यादि हो, जलवाष्प की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इसके बाद में ओजोन O3 जीवन रक्षक गैस है, क्योंकि ये प्रवेशी सौरिक विकिरण तरंगों को छानती है तथा पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और इस तरह ओजोन भूतल को अत्यधिक गर्म होने से बचाती है। अर्थात ओजोन मंडल पर ओजोन जो गैस है वो सूर्य से जो आने वाली हानिकारक गैसें हैं उनको पृथ्वी के धरातल तक नहीं आने देती और हमारे लिए एक प्राकृतिक आवरण का, रक्षा आवरण का कार्य करती है। हम आगे देखेंगे इसमें ओजोन जो परत है उसके क्षरण के क्या कारण है, कैसे ओजोन का निर्माण होता है और किस प्रकार से ओजोन हमारी सहायता करती है, पराबैंगनी किरणों को रोककर हमारी रक्षा करती है। और एरोसोल वायुमंडल में निलंबित कणिकीय पदार्थ तथा तरल बूंदों को सम्मिलित रूप से एरोसोल कहा जाता है। इसमें ज्वालामुखी उद्भेदन के समय निश्चित धूल एवं राकण, जुते हुए खेतों से उड़ाए गए धूलिकण, रेगिस्तान से उड़ाए गए रेत के कण, चट्टानों के यांत्रिक अपक्षय से प्राप्त शैल कण, सागरीय सतह से निकले नमक कणों, उल्का कणों, जैविक पदार्थों, धुआं, कालिक आदि को सम्मिलित करते हैं। वास्तव में एरोसोल भी वायुमंडल के परिवर्तनशील तत्व हैं। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ कणिकीय पदार्थों की जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM उसकी मात्रा तीव्रता से घटती है। वायुमंडल में प्रति घन सेंटीमीटर में SPM की मात्रा
100 पार्ट्स पर सेंटीमीटर से कई मिलियन भाग तक मिलती है। एरोसोल का सर्वाधिक संकेंद्रण निचले वायुमंडल में देखने को मिलता है। ऊपरी वायुमंडल में एरोसोल की प्राप्ति उल्काओं के विघटन, विस्फोटक ज्वालामुखी उद्भेदन, नाभिकीय विस्फोट, प्रचंड धूलभरी आंधी इत्यादि से प्राप्त होती है। अधिकांश जो ठोस कणिकीय पदार्थ है वायुमंडल में निलंबित अर्थात लटके रहते हैं। इन ठोस कणों द्वारा सूर्य से जो आने वाली लघु तरंग विद्युत चुंबकीय विकिरण का वर्णनात्मक प्रकीर्णन होता है, जिससे कई नयनाभिराम रंगों का आविर्भाव होता है, जैसे सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल एवं नारंगी रंगों का उत्पन्न होना। इसी तरह वर्णनात्मक प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में व्याप्त जलवाष्प तथा कतिपय एरोसोल सौर्यिक विकिरण के कुछ भाग का अवशोषण करते हैं तथा कुछ भाग को प्रत्यावर्तित कर देते हैं। और कुछ प्रकार के ठोस कण हैं, मुख्य रूप से नमक के कण आर्द्रता ग्राही नाभिक का कार्य करते हैं, जिस कारण जलशिखर, कोहरा, बादल इत्यादि का निर्माण होता है तथा संघनन वर्षा का आविर्भाव होता है। नगरों के ऊपर व्याप्त धुएं का संबंध जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ होता है तो जहरीले नगरीय कोहरे अर्बन स्मोक का निर्माण होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वायुमंडल में उपस्थित ठोस कणों के कारण मौसम की दशाओं में विविधता देखने को मिलती है। जलवाष्प जल का गैसीय रूप है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में अधिकाधिक स्थानिक एवं कालिक विभिन्नता देखने को मिलती है और ये वायुमंडल का महत्वपूर्ण घटक है तथा इसके कारण संघनन एवं वर्षण के विभिन्न रूप एवं प्रकार संभव होते हैं। क्षेत्रीय रूप में जलवाष्प की मात्रा यहाँ की शुष्क ठंडी हवा में इसकी प्रतिशत क्षैतिज रूप में जलवाष्प की मात्रा या ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती जाती है। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ भी जलवाष्प की मात्रा घटती है। जलवाष्प प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है क्योंकि प्रवेशी सौरिक विकिरण के सबल पांच का अवशोषण कर लेती है, परंतु पृथ्वी से होने वाले विकिरण के अधिकांश भाग का अवशोषण करती है। इस तरह ये पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में सहायता करती है। वायुमंडल सकल जलवाष्प का 90% से अधिक भाग वायुमंडल में 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है।